टेंथ क्लास का वास्तविक संख्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये टेंथ बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। आपका ये बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, दोनों का। लेकिन अगर सीबीएसई वाले हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा। ये लिखावट यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एक बुक आती है उससे है। और ये एमसीक्यू अगर बना लेते हैं तो समझिए कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू वो सब आपसे बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 1 में आपका पूर्णांक संख्या के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप होगा। यानी m आपका पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो पूछ रहा है कि m इंटीजर है, तो बताइए हम किस तरह से हम लोग किसी को यानी कि इवन नंबर को लिख सकते हैं। तो इवन नंबर को लिखने का मतलब होता है, सम पूर्णांक लिखने का मतलब है कि जो 2 से डिवाइड लग जाए। तो इसके लिए हम गारंटी नहीं कर सकते कि 2 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, क्योंकि m इंटीजर है तो आपका सम भी हो सकता है विषम, इसीलिए ये ऑप्शन मारना सही नहीं है। जैसे अगर ये विषम होगा तो गलत बात हो जाएगी। तब सोचिए अगर ये विषम होगा तो यहाँ पर तो ये सम हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आपका m विषम है। m सम भी तो हो सकता है, तो सम में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाता है विषम, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये सम होने के लिए जब भी याद रखिएगा कि कोई भी इंटीजर में 2 से गुना कर देंगे तो ये संख्या बन जाता है सम। और जब ये संख्या सम बन गया तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जब संख्या सम बन गया और सम में कह देंगे कि 1 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, जैसे कि 2m में से अगर 1 घटा दे तो ये वाला आपको बन जाएगा विषम। जोड़ेंगे तब भी विषम बनेगा और घटाएंगे तब। जैसे सोचो ये अगर वास्तविक संख्या है तो ये अगर हम कहेंगे सम तो इसके पहले वाला होगा विषम और इसके बाद वाला भी क्या होगा विषम। तो याद रखना है कि सम और विषम, तो सम में 2 से गुना करेंगे और विषम के लिए 2 से गुना करके या तो 1 जोड़िए या तो 1 घटाइए। तो जैसे अगर आप ये अच्छे से सुने होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते हो। तो बताइए 2 का आंसर कौन हो सकता है। किसी पूर्णांक q, अब की पूर्णांक में यहाँ पर नाम दे रहा है q का, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप में से किस में होना चाहिए बताइए। तो बताइए कि इसके लिए हम अगर सिंगल होता कहना गलत है, ये भी आपका नहीं होगा। ये तो आपका सम बन गया तो ये भी नहीं, तो आपका आंसर कौन बचता है डी, क्योंकि सम में हम 1 जोड़ दिए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपका ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है n² - 1, तो पूछ रहा है कि 8 से विभाज्य हो ऐसा हम n का मान क्या ले। तो सोचिए अगर हम n का मान हम एकक लेके चलते हैं, अगर पूर्णांक संख्या से लेते हैं, पूर्णांक संख्या आपका 0 भी होगा तो 0 अगर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर और -1 तो हमारा क्या मिलेगा -1। क्या -1 8 से डिवाइड होगा, तो कहेंगे नहीं, तो इसलिए पूर्णांक रखना सही नहीं है। प्रकृत संख्या आप मान लो कि रखते हो, प्रकृत संख्या में आपका 2 भी आ सकता है। 2 आएगा तो बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और -1 यानी 4 - 1 कितना 3। क्या 3 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए प्रकृत संख्या में हम 2 नहीं ले सकते हैं, तो सारे प्रकृत संख्या होगी नहीं। लेकिन यही प्रकृत संख्या में अगर 1 ले लेते तो 1 - 1 कितना होता है 0, और 0/8 0 होगा। प्रकृत संख्या में देख रहे हैं कि 1 हो जा रहा है लेकिन 2 नहीं हो रहा है। 3 लेकर के देखो, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1 कितना 8, और 8 से डिविजिबल 8 होगा। तो देखें 1 नहीं हुआ, 1 हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 हो गया, 4 देखोगे तो नहीं होगा, 5 देखोगे तो हो जाएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 24 8 से डिवाइजिबल होता है। तो देख रहे हैं कि सारे प्राकृत संख्या तो नहीं हो रहा, लेकिन प्राकृत संख्या में से तोड़ के देखें तो 1 3 5 आगे जाएंगे 7, ये सारे के सारे विषम हैं। कैसा संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या अगर जब ले रहे हैं n का मान तब आपका 8 से विभाज्य हो जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में लिख दो कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो फिर भी उसको देख सकते हो।
अब ये क्वेश्चन आता है 4, इसमें थोड़ा सा समझ करके बनाने की बात आती है। इससे आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है कि आप इस पर 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको हमको समझने की ज़रूरी है। तो देखिए आपको कह रहा है कि इन दोनों का HCF आपका है इतना, तो HCF जब भी हम दोनों का निकालेंगे तो हमको छोटा आएगा, और हमको पता है कि HCF निकालने के बाद हमको 13 आएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 65 भी आता है और 13 के टेबल में हमारा 117 भी आता है, तो दोनों में से 13 समझ रहे हैं। लेकिन 13 को कह रहा है कि आप लिखिए इसके फॉर्म में। लिखने के बाद अब हमको बताइए कि m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम HCF बनाते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर 1 में पढ़ना है उसी की तरह हम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले बनाने का होता है कि दोनों में जो बड़ा होता है इसको यहाँ लिखते हैं। जैसे फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है r, इसी पर चलना होता है। तो a हमारा 117 ले लेंगे, b हमारा कितना होगा छोटा वाला 65। तो बताइए 165 से डिवाइड करेंगे 117 में तो एक बार में लगेगा, जो यहाँ बचेगा वो होगा शेषफल। तो घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो कितना 5, यानी 52। अब क्या करो कि 65 को यहाँ लिखो, तो 65 बराबर ये 52 को यहाँ लिखते हैं तो 52। फिर से अगर हम 52 से डिवाइड करें 65 में तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, प्लस कितना शेषफल बचेगा तो देखोगे 13। फिर से ये वाला होता है यहाँ, तो ये हो गया कितना 52, ये वाला हो गया यहाँ पर 13, और देख रहे हैं कि 13 से 52 कट जा रहा है 4 बार में। यानी यहाँ से हमें इतना पता चला कि जो हमारा HCF होगा, ये हमारा HCF किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, इतना पता चल गया। लेकिन 13 को ही लिखना है 65 और 117 के रूप में। अब हमको उल्टा काम करना है, जैसे हमको 13 को लिखना है, हम इससे अगर कहें कि 13 निकालो, 13 निकालोगे तो क्या करोगे, 52 को इधर भेज दोगे इधर, तो क्या मिल जाएगा 65 माइनस 52, तो बताइए 13 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 52 है, नहीं है, तो 52 को चेंज करो, यहाँ से 52 निकालो, ये निकालेंगे तो 65 को इधर भेज देंगे। तो देखो 65 को तो इसको तो कुछ नहीं किए, लेकिन इसको निकालने के लिए हम इसको 65 को इधर भेजें, तो यानी ये हो गया 117 में से 65। अब जब देखेंगे यहाँ से ये 65 रहेगा, ये माइनस में 117 होगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 65। क्या हम 65 को लिख सकते हैं कि 65 और गुना में 2 और ये 117, ये किसके बराबर है, 13 बराबर। अब सोचो कि जो क्वेश्चन में हमारा दिया है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन में दिया है 65m और माइनस 117। तो देखो 65 के 65 मिला, 117 भी मिला, माइनस मिला, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पर 2 है, ये जो 2 है यही हमारा m का मान होगा। तो इस तरह से इसका आंसर मिलेगा m बराबर 2। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको कमेंट करेगा और फिर से वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो रहा है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कहते हैं HCF को, यानी HCF हमको चाहिए जिसे 70 और 125 को जब डिवाइड करे उसी संख्या से, HCF से भी इसको डिवाइड करे या इसको डिवाइड करे तो शेषफल कहता है इसमें 65 बचेगा। तो सोचो ऐसे, अगर हम कहें कि 4 से भागा देना है हमको 13 में, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। अगर हम यही कहें कि 1 को अगर पहले से ही इसको में से घटा दो तो शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। वही काम करो कि 70 में से पहले घटा दो 5 को, तो हमारा क्या बचेगा 65। 125 में से 8 को हटा दो, क्या मिल जाएगा 117। कहता है कि बड़ी संख्या जब निकालना था तो दोनों को तो सेम चीज़ से डिवाइड करना था, और सेम चीज़ से डिवाइड कर देगा, और कर देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं HCF। तो बताइए HCF होगा कितना, तो जब दोनों को HCF निकालोगे 65 को, तो 65 को ब्रेक करोगे तो 5 गुना 13 होगा, और जब हम लोग 117 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर और गुने 13 होगा। HCF हम उसको कहते हैं जो दोनों में मिलता है, और दोनों में मिलता हमारा कितना है 13, तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर चलते हैं 6 में, तो कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो इसमें से कह रहा है कि
जिसमें दिया गया है धनात्मक का ए और यहाँ बी। कह रहा है कि एक्स और वाई जो है ना उसका अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो पूछ रहा है दोनों का HCF। ध्यान रखना है HCF जब कहता है तो जो सबसे कम पावर वाला है वो HCF होता है, और जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको LCM। तो एक्स वाला दोनों को देखेंगे, दोनों यहाँ पर एक्स है और दोनों के सबसे देखेंगे सबसे कम पावर क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो हम बोलेंगे सबसे कम तो x हो गया। फिर y में देखो कम कितना है, y के यहाँ 2 गो है और यहाँ पर y 3 गो है, तो y 2 गो होगा। कम वाला लेना है, कम वाला लेंगे तो ये हो जाएगा HCF, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर मिल जाएगा B। लेकिन इसी में अगर LCM लेना कहेगा तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, जैसे यहीं पर देख लो। चलो पर यहाँ बनाते हैं इसको। अगर LCM मान लो कहता तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर x का पावर में 3 और यहाँ पर y के पावर में भी 3 सबसे ज़्यादा, इसीलिए LCM ये होगा। जब ये समझ में आ गया तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, देखते हैं हर एक सेट में मिल जाएगा। तो इसका LCM पूछा तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर a गो a है और यहाँ 3 गो है, तो a के पावर 3 होगा। b यहाँ 2 गो है और b a गो है, यानी कि b 2 गो होगा। तो a³ b² कहाँ है, c में, तो ऑप्शन C। कहता है एक शून्येतर, शून्येतर का नॉन शून्येतर, हमने शून्येतर मतलब समझता है नॉन जीरो। क्या कहता है, नॉन जीरो। तो कहता है कि एक नॉन जीरो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो एगो नॉन जीरो रेशनल और दूसरा इरेशनल यानी कि इरेशनल। दोनों का जब गुणनफल करेंगे ना तो हमेशा इरेशनल आएगा। कैसे समझो, मान लो कि 2 हमारा परिमेय संख्या है और ये √2 मान लो अपरिमेय संख्या। जब दोनों के गुना करेंगे ना तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आता है। तो सदैव हमारा अपरिमेय आएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय की बात नहीं आएगी, हमेशा अपरिमेय आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है 1 से 10 तक दोनों को सम्मिलित करना, 1 के भी और 10 को भी। सभी में से संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या बताइए। कि सबसे क्या करना है कि सभी यानी इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 1 से 10 तक के सारे संख्या से वो विभाज्य हो जाए। तो ये चुनना है। देखो कैसे, हम तो यहाँ पे काट भी सकते हैं कि ये ऑप्शन में होगी नहीं, ए भी ऑप्शन में नहीं, ए भी नहीं, ऑप्शन डी मार सकते हो। कैसे समझो, ये 100 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, लेकिन कह रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक में सभी से कटनी चाहिए। तो ये बताओ 9 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये होगा नहीं। 8 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। ये 10 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो इसलिए भी नहीं। और ये तो 10 खुद है, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा था। अगर बनाना है तो न्यूनतम कहने का मतलब कि लघुत्तम निकालिए, सबका निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी को हमको लघुत्तम निकालना है। 2 से पहले लगाओ, 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। फिर भी देखेंगे 2 से भी लग जाएगा। 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब देखोगे 3 से लग जाएगा। 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। अब देखोगे 5 से लग जाएगा। 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। जब गुना करेंगे तो ये दोनों गुना करो 10, 10 दूना 20, 20 यही 60, 60 गुने 2 कर दो 120, 120 गुने 3 कर दो 36, 360, 360 गुने 7 कर दोगे तो आएगा 25, 252 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक में सबको कहा था। अब इसमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार निम्नलिखित में कितने दशमलव के बाद समाप्त होंगे, यानी जब हम इससे भागा देंगे तो कितना दशमलव तक जाएगा, ये कह रहा है। तो जब भी अगर निकालना होता है तो 2 के पावर जो भी है और 5 के पावर उतना ही, दोनों के संख्या बराबर होगा। तो जो भी पावर वाला आएगा उतना ही उसका प्रसार कहलाता है। ये निकाल सकते हैं कैसे, तो 1250 को पहले फैक्टराइज करो। 2 से करेंगे तो 6 2 5, फिर अगर हम 5 से करेंगे तो 125, फिर अगर 5 से करते हो 25 और फिर 5 से करते हैं 5। यानी दिख रहा है कि 2 और गुने 5 के पावर 4। तो जहाँ पर देखेंगे कि 5 के पावर ज़्यादा हो या जो 2 के पावर ज़्यादा हो, तो यहाँ पर दिख रहा है 4। तो इसीलिए इसका जो प्रसार होगा वो आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो अगर इस तरह से अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलो कि हमें और भी वीडियो चाहिए ऐसा ऐसा क्वेश्चंस का जो आगे चल के फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये फ़ायदा मिलेगा आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे के लिए, ठीक है ना, तो याद रखें और इसको पढ़िए, रिवीजन बार बार करते रहिए। धन्यवाद।